बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पिछले भाग में हमने समझा था कि ज्यामिति क्या है, उसका इतिहास क्या है। आज भाग 2 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, उनके अभिग्रहित क्या हैं। अभिग्रहित को भी बच्चों हम समझेंगे कि अभिग्रहित क्या होते हैं, अवधारणाएं क्या होती हैं, और यूक्लिड ने कौन से अभिग्रहित दिए और यूक्लिड की कौन सी अभिधारणाएं हैं। उन सब की चर्चा बच्चों हम भाग 2 में करने वाले हैं। तैयार रहिए अपनी नोटबुक के साथ। देखिए पहले जान लेते हैं यूक्लिड के बारे में। तस्वीर आप देख ही चुके हैं पिछले भाग में भी और अभी आपने देखी है पिछली स्लाइड में। देखिए मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है कि एक गणित के शिक्षक, मेरी जैसे गणित के शिक्षक नहीं थे बच्चों, ये बहुत महान गणित के शिक्षक थे। यूक्लिड ने उस समय तक के ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। तो यूक्लिड के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड कौन थे, तो आप बताएंगे कि यूक्लिड हैं मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक थे। मिस्र में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ गणित के एक शिक्षक थे यूक्लिड। और उन्होंने किया क्या, उन्होंने उस समय तक जितने भी ज्ञात गणित के नियम थे, गणित के सिद्धांत थे, मूलभूत अवधारणाएं थी, उन सबको संकलित किया एक पुस्तक में जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या नाम है पुस्तक का? एलिमेंट्स। वो पुस्तक नहीं बच्चों, बहुत बड़ी पुस्तक है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? एक ग्रंथ कहेंगे। और उन्होंने एलिमेंट्स में, यानी कि जो उनका ग्रंथ था जिसमें उन्होंने उस समय, यूक्लिड का समय बच्चों लगभग 540 ईस्वी पूर्व तक था और इनका जन्म लगभग 630 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो ये लगभग समय है बच्चों 650 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक यूक्लिड का समय था। और उन्होंने उस समय तक में जितनी भी ज्ञात गणित के नियम, सिद्धांत और जो भी चीज़ें थी गणित से संबंधित, उन सबको एकत्रित किया, एक अपना ग्रंथ बनाया जिसका नाम क्या था? एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं? 13 अध्यायों में विभाजित किया। 13 अध्यायों में उसने क्या लिखा? एलिमेंट्स नाम का ग्रंथ लिखा, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। एक अध्याय एक किताब माना जाता है, एक पुस्तिका माना जाता है। वापस से समझिए, यूक्लिड कौन थे? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, वहाँ पर गणित के शिक्षक थे। इन्होंने क्या किया? अपने समय में जो ज्ञात गणित के नियम, मूलभूत सिद्धांत और गणित की परिभाषाएं, जो कुछ ज्ञान था गणित का, सारा एक ग्रंथ में संकलित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। ग्रंथ का नाम क्या है? एलिमेंट्स है। कितने अध्याय हैं उसमें? 13 अध्याय है। हर एक अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? पुस्तिका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यूक्लिड ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी अपने ग्रंथ में, और उसी क्रम में सबसे पहली परिभाषा, सभी परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, उन परिभाषाओं की बात करेंगे। ठोस की परिभाषा दी कि आखिर सॉलिड क्या होता है, किसको हम एक ठोस कहते हैं बच्चों। देखिए एक ठोस का आकार होता है, एक कोई भी चीज जिसमें आकार हो, जिसमें माप हो और स्थिति हो तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका आकार हो, जिसमें माप हो, जिसकी कोई स्थिति हो जो कहीं रखी गई हो तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक ब्लॉक दिख रहा है, ये क्या है? ठोस है, क्योंकि इसका आकार है। इस आकार को हम जानते हैं बच्चों, आज तो घन कहते हैं। और इसकी माप भी है, इसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, इसकी स्थिति भी है। अभी आपको यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे, मैं इसको कहीं और भी ले जा सकता हूँ, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। फिर अगली परिभाषा,
पृष्ठ किसे कहेंगे, सरफेस क्या होती है, देखो कोई भी जो ठोस होता है उसकी जो परिसीमाएं होती हैं पृष्ठ कहलाती है। ये जो परिसीमाएं हैं, जहां आप हाथ टच कर सकते हैं, ठोस के अंदर तो नहीं ले जा सकते लेकिन बाहर से आप जहां छू सकते हैं वो सारी जगह क्या है, सरफेस है, परिसीमाएं। ये देखो ये जो है ये इस ठोस की परिसीमा है, ये परिसीमा है, यहाँ भी परिसीमा है इसकी, ये परिसीमाएं हैं। ये परिसीमाएं ही क्या कहलाती हैं, पृष्ठ कहलाती हैं। जैसे एक आप ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको आप बाहर से जितनी जगह से स्पर्श कर पाएंगे वो क्या है, उसकी उस ठोस की पृष्ठ है बच्चों। ठीक है, ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं। जो पृष्ठ होती हैं ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती है, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। आप यहाँ एक दीवार खींच दीजिए, आकाश के दो भाग हो जाएंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो जो पृष्ठ होती है वो त्रिविम को, आकाश को दो भागों में विभाजित कर देती है। फिर अगली परिभाषा देखिए बच्चों, वक्र, कर्व या सीधी रेखाएं किसे कहते हैं, जहां दो पृष्ठ आपस में मिलते हैं, जहां दो पृष्ठ आपस में मिलते हैं वो मिलने वाली जगह ही क्या कहलाती है, एक सीधी रेखा कहलाती है। जो पृष्ठों की परिसीमाएं होती हैं वक्र या सीधी रेखाएं कहलाती है। अब भाई ये तो पृष्ठ है, अब इस ठोस का आखिरी जो भाग था, ठोस का आखिरी भाग वो पृष्ठ है, और पृष्ठ का जो आखिरी भाग है वो क्या है, वो है वक्र या रेखा। देखिए ये पृष्ठ है, ये पूरा तो है पृष्ठ, ये पहले तो पूरा ठोस, और ठोस का जो आखिरी बाहरी चीज जगह है वो हो गया पृष्ठ, और उस पृष्ठ के भी आखिरी में जो चीजें हैं, देखो ये अगर इस पृष्ठ को मैं अलग करूं, इस पृष्ठ को अलग करूं तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही हम कहते हैं वक्र या सीधी रेखाएं। ठीक है, अगली परिभाषा, बिंदु, रेखाओं के सिरे बिंदु या पॉइंट्स होते हैं। यूक्लिड ने बिंदु को किस प्रकार से परिभाषित किया है, जो रेखाएं होती हैं, जो वक्र होते हैं, उनके सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा हर एक परिभाषा को। ठोस किसे कहेंगे, जिसमें आकार हो, माप हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। ठोस की जो सरफेस होती है, ठोस की जो परिसीमा होती है, जहां से हम ठोस को स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पृष्ठ। पृष्ठ की जो परिसीमा होती है वो कहलाता है वक्र। वक्र की जो परिसीमा होती है वो होता है बिंदु। इस प्रकार से एक परिभाषा से संबंधित करते हुए दूसरी परिभाषा यूक्लिड ने हमें बताई बच्चों। तो यूक्लिड द्वारा दी गई ठोस की परिभाषा, पृष्ठ की परिभाषा, सरल रेखाओं की परिभाषा या वक्र की परिभाषा और बिंदु की परिभाषा आपको समझ में आई या नहीं। तो यूक्लिड की परिभाषाएं तो हमने समझ ली हैं। अब देखते हैं अभिग्रहित क्या होते हैं। देखिए बच्चों, एक्सियम या अभिग्रहित किसे कहेंगे, अभिग्रहित या एक्सियम ऐसे कथन होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, जिन्हें हम अपने अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं, जिन्हें हम अपने अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं। ऐसे कथन, ऐसे विचार क्या कहलाते हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं। यूक्लिड के मन में भी ऐसी कई बातें आई होगी जो उन्होंने प्रैक्टिकली देखी होगी, व्यवहार में देखी होगी, उन्होंने महसूस किया होगा, और उन बातों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिनको हम कहते हैं यूक्लिड के अभिग्रहित। उनको भी पढ़ेंगे बच्चों। देखिए उदाहरण देखिए अभिग्रहित का, कोई भी बिंदु से कई सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ये कोई बिंदु है, इससे हम कई सरल रेखाएं खींच सकते हैं। बिल्कुल ये दिख ही रहा है हमें, इस बिंदु से, इसी एक ही बिंदु से मैं कई सारी सरल रेखाएं खींच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं क्या? लेकिन ये तो ऑब्वियस है, हम कहेंगे कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो होता ही है सर, इसमें क्या सिद्ध करना है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो ऐसी जो बातें हैं जो स्वयं से सिद्ध हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं। यूक्लिड ने हमें ऐसी कई सारी बातें बताई जो स्वयं से सिद्ध हैं, उनकी चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए पहले समझ लेते हैं अवधारणाएं या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं।
अब अभिग्रहित तो ऐसे होते हैं जो स्वयं से सिद्ध होते हैं। अवधारणाएं क्या होते हैं? ऐसे कथन होते हैं जो प्रकृति में देखे गए हमारे अनुभवों के अनुसार सत्य मान लिए जाते हैं। तो बात में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्तमान में तो अभिग्रहित और अवधारणाओं को एक ही माना जाता है बच्चों, इनमें कोई अंतर ही नहीं समझा जाता है कि ये एक ही हैं। लेकिन यूक्लिड ने ऐसे कथनों को अभिग्रहित कहा जो स्वयं से सिद्ध थे और जो हम अनुभवों के आधार पर देख सकते हैं, व्यवहारिक आधार पर देख सकते हैं कि ये तो सिद्ध होगा, ये तो है ही सही, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवधारणा। यूक्लिड के टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो अवधारणाएं और जो अभिग्रहित है बच्चों एक ही समझे जाते हैं। देखो, यूक्लिड ने अवधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। तो यूक्लिड ने अवधारणा किसे कहा? ऐसी कल्पनाएं, ऐसे विचार उसके जो उसने अनुभव से देखे, उसने अनुभव किए यूक्लिड महोदय ने, और फिर उनको अपनी किताब में लिखा। तो उन अनुभवों, उन कल्पनाओं जो उसको सत्य लगी उनको हम कहेंगे, और जो ज्यामिति से संबंधित थी, विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित जो थी बच्चों, उन सभी कल्पनाओं को यूक्लिड ने क्या कहा? अवधारणाएं कहा। परिभाषाएं तो आपको पता ही है कि क्या होती हैं। किसी भी शब्द को समझने के लिए हम अन्य शब्दों का सहारा लेकर उसको व्यक्त करते हैं, तो वो एक परिभाषा होती है। अभिग्रहित क्या होते हैं? जो स्वयं से सिद्ध होते हैं। अवधारणाएं क्या होती हैं? यूक्लिड ने तो क्या कहा कि जो ज्यामिति से संबंधित जो भी कल्पनाएं थी उसकी, वो उसकी अवधारणाएं हैं। वैसे अवधारणाएं हम किसे कहेंगे? जो प्रकृति में अपने व्यवहारिक अनुभवों से हम सत्य मान लेते हैं उसको कि ऐसा ही है, तो वो एक हमारी अवधारणा है। अवधारणाएं गलत या सही हो सकती हैं, अभिग्रहित भी गलत या सही हो सकते हैं बच्चों, लेकिन वो स्वयं से सिद्ध हैं। तो जो बात स्वयं से सिद्ध हैं तो जनरली वो गलत तो हो ही नहीं सकती। अवधारणाएं लेकिन गलत और सही हो सकती है। मैं मान सकता हूँ कि आप एक क्या हैं? बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, तो ये मेरी अवधारणा है। हो सकता है मैं सही हूँ, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप बुद्धिमान नहीं होंगे। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी मेहनत से सब कुछ सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि एक अवधारणा क्या थी यूक्लिड की? एक अवधारणा, किसी भी बिंदु से एक किसी भी त्रिज्या के वृत्त की रचना की जा सकती है। तो अवधारणाएं भी उन्होंने सिद्ध थोड़ी की, उन्होंने कुछ भी सिद्ध नहीं किया, बस उनको जो लगा उन्होंने लिख दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक बिंदु है, इससे मैं किसी भी त्रिज्या का क्या खींच सकता हूँ? वृत्त खींच सकता हूँ। तो ये क्या है? एक अवधारणा है। ये गलत या सही हो सकती है, लेकिन इस केस में तो ये क्या है? सही है। अगर आपके पास एक बिंदु है, एक त्रिज्या है, तो आप उस वहाँ पर एक वृत्त की कल्पना कर सकते हैं बहुत आसानी से। परिभाषाएं, अभिग्रहित, अवधारणा आपको समझ में आई। यूक्लिड के क्या अभिग्रहित थे, क्या अवधारणाएं थी, उनकी भी चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए, एक और शब्द समझते हैं, प्रमेय। प्रमेय क्या होती हैं? थ्योरम क्या होती हैं? अभिग्रहित तो क्या हैं? ऐसे कथन जो स्वयं से सिद्ध हैं। अवधारणाएं क्या हैं? जो यूक्लिड ने कल्पना की ज्यामिति से संबंधित, वो क्या हैं? यूक्लिड की अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं गलत या सही हो सकती हैं, अपने अनुभवों के आधार पर हम उसको सत्य मानते हैं। अब प्रमेय क्या है बच्चों? प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिनकी सत्यता सिद्ध की जा सकती है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये बात तो सही है ज्ञात तर्कों के आधार पर, ज्ञात प्रमेयों के आधार पर। जब हम किसी कथन को सिद्ध करते हैं तो वो भी एक क्या होती है? प्रमेय होती है। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, हमेशा सत्य होते हैं बच्चों, और जिनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे बच्चों अगले अध्याय में, हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 में। तब तक के लिए आप प्रमेय शब्द को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि प्रमेय क्या होते हैं। ऐसे कथन होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनकी सत्यता को हम प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़िए बच्चों, देखिए यूक्लिड के अभिग्रहित, यूक्लिड की पुस्तक का क्या नाम था? एलिमेंट्स। उसमें उन्होंने क्या लिखे? अपने अभिग्रहित लिखे, मतलब ऐसे वाक्य जो स्वयं से सिद्ध थे। क्या थे ऐसे वाक्य? सभी की तो चर्चा नहीं कर सकते, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है हम उनकी चर्चा करेंगे। और ये भी याद रखिए बच्चों, ये जो क्रम मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रम ठीक है वैसा नहीं है जैसा कि एलिमेंट्स की एलिमेंट्स ग्रंथ जो है यूक्लिड के जो ग्रंथ है उसमें था।
देखिए एक पहला अभिग्रहित देखिए आप हमारी पाठ्य पुस्तक में जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उसी ऑर्डर में देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब समझिए एक वस्तु A है, ये वस्तु B है और ये वस्तु C है। ये A भी क्या है C के बराबर है, B भी किसके बराबर है C के। तो यूक्लिड कहते हैं कि A और B भी आपस में बराबर होंगी। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, A और B दो ऐसी वस्तुएं हैं जो एक ही वस्तु C के बराबर हैं, तो ये आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखिए इधर यूक्लिड ने कहा अगर A बराबर C है और B बराबर D है, B बराबर किसके है, D के, तो अगर इन दो बराबरों में मैं ये दो बराबर जोड़ूंगा तो जो मुझे प्राप्त परिणाम होगा बराबर होगा। जैसे A में मैं B जोड़ दूं और इधर C में भी मैं क्या जोड़ दूं, D जोड़ दूं। दो बराबरों में मैंने दो बराबर जोड़े तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट x और ये रिजल्ट y, ये भी आपस में बराबर होगा। आप कहेंगे कि सर ये बातें तो हमें पता हैं। अरे तो पता है, वही जो स्वयं से सिद्ध हैं वही तो अभिग्रहित हैं, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस हमें यूक्लिड ने ये बताए हैं, इसलिए हम इनको यूक्लिड ने उनको अपनी किताब में व्यवस्थित किया तो यूक्लिड के अभिग्रहित हो गए, उनके नाम चल पड़ा। लेकिन हम बात ये तो हम पहले से जानते हैं, तो हमने तो कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन हमने बताया नहीं तो हमारा नाम भी नहीं है, यूक्लिड ने बताया। जानते तो सभी हैं, लेकिन जो करता है वही क्या होता है बच्चों, माना जाता है कि इसने किया है। ठीक है, हम भी कई बातें जानते हैं, लेकिन अगर हम उनको लिखेंगे नहीं, किसी दूसरे को बताएंगे नहीं, तो आप कोई नहीं मानेगा कि आपको आता है। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको आता है लेकिन आपने लिखा नहीं, और फिर आप बाहर आके कहते हैं नहीं मुझे आता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या कोई इस बात को मानेगा? कोई नहीं मानने वाला। आपको कार्य करके देना पड़ेगा। ये बातें हमें पता हैं और हमारे पूर्वजों को भी पता थी और उनके पूर्वजों को भी पता थी, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं, उन्होंने किसी को बताई नहीं। यूक्लिड ने बताई और यूक्लिड ने लिखी, इसलिए हम यूक्लिड के अभिग्रहित पढ़ रहे हैं। अगर मैंने बताई होती या मेरे किसी पूर्वज ने बताई होगी तो मेरी किताब चल रही होती बच्चों, मेरे नाम से पढ़े जा रहे होते। तो जो भी चीज़ आपको आती है आप कर सकते हैं तो फिर उसे करिए। तीसरी अभिग्रहित देखिए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। दो बराबर चीजें हैं, उनमें से अगर हमने बराबर मात्रा में घटा लिया तो जो बचा हुआ है वो भी बराबर होगा, ऑब्वियस है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, संपाती शब्द हमें नहीं समझ में आता है, संपाती को समझिए। संपाती मतलब ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होना। जैसे कि एक वस्तु है ये, और इसी के ऊपर अगर कोई इस वस्तु को पूरी तरीके से, ये दूसरी वस्तु है, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिए। ये ए बी को पूरी तरीके से ढक लेती है, बी ए को पूरी तरीके से ढक लेती है, यानी ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकती हैं। तो फिर ये क्या है, इनको हम बोलेंगे संपाती। अर्थात ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। जैसे कि ये रेखा, इसके ऊपर ही ये दूसरी रेखा, तो फिर ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तो अगर दो चीजें समपाती हैं तो वो फिर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बच्चों ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इस चीज को तो आप स्टार लगा लीजिए। एक उदाहरण भी हम इसी अभिग्रहित पर आधारित करेंगे। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अरे भाई मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसका एक टुकड़ा तोड़ दिया, अब बताओ ये ओरिजिनल जो मार्कर है उस टुकड़े से बड़ा होगा या छोटा? बिल्कुल बड़ा होगा। अगर कोई वस्तु पूर्ण है तो वो अपने भाग से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात भी हमें समझ में आती है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर एक वस्तु का डबल करोगे दूसरी का भी डबल करोगे तो वो डबल भी बराबर होंगे। अगर x और y बराबर हैं तो इनके डबल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे भी बराबर होते हैं। जो वस्तुएं बराबर हैं उनके आधे कर दोगे तो उनके आधे भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये 7 अभिग्रहित थे यूक्लिड के द्वारा दिए गए, जिनकी चर्चा हमने अभी अभी की। आप इनको याद कीजिए, इसी क्रम में याद कीजिए। फिर देखिए बच्चों आगे, यूक्लिड की अवधारणाएं।
यूक्लिड ने कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की, उनकी चर्चा करेंगे। यूक्लिड ने 5 अवधारणाएं प्रस्तुत की जो इस प्रकार हैं बच्चों। देखिए यूक्लिड की अवधारणाएं। सबसे पहले अभिधारणा 1, यूक्लिड की सबसे पहली अभिधारणा, सबसे पहली कल्पना क्या है बच्चों? देखिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर आपके पास कोई एक बिंदु है ए, तो इस बिंदु ए से आप किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बिंदु किधर है। एक इस तरफ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इन सभी बिंदुओं तक आप ए से इन बिंदुओं तक की एक सीधी रेखा की रचना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। तो हम A से P तक की एक सरल रेखा खींच सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। A से Q तक की सीधी रेखा खींच सकते हैं, A से R भी और A से S, S से T, किधर भी आप सीधी रेखा खींच सकते हैं। चलो मैं खींच के दिखाता हूँ बच्चों। देखो, A से P तक सीधी रेखा ये रही, है ना। A से P की तरफ आप सीधी रेखा खींच दिए। A से Q की तरफ भी खींच सकते हैं, ये रहा A और ये रहा Q। A और Q को मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। A और T से खींच सकते हैं, A और T, ये दो बिंदु हैं A और T, इनसे भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। A और R से खींची जा सकती है इस तरीके से। तो एक दिए हुए बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक आप हमेशा क्या कर पाएंगे? एक सरल रेखा खींच पाएंगे बच्चों। ये है आपका बिंदु ए, ये है बिंदु ए। इस बिंदु ए से आप किसी अन्य बिंदु तक हमेशा एक सरल रेखा खींच पाएंगे। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है कोई भी दो बिंदु सदैव एक ही सरल रेखा में होते हैं। कोई भी दो बिंदु सदैव एक ही सरल रेखा में होते हैं। क्या बच्चों यही बात 3 बिंदुओं के लिए भी कही जा सकती है क्या 3 बिंदु या 4 बिंदु या 5 बिंदु, 2 से अधिक बिंदु सदैव एक सरल रेखा में होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो बच्चों, मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। ये लो, ये रेखा है, इस पे ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q और मैं एक यहाँ बिंदु ले लेता हूँ R। तो ये बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने R को इसी रेखा पर यहाँ कहीं लिया होता तो आप बोलते P, Q, R एक ही सरल रेखा में हैं, लेकिन इस केस में ये एक ही सरल रेखा में नहीं है। तो 2 बिंदु तो हमेशा एक ही सरल रेखा में होंगे, लेकिन अगर बिंदु 2 से ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक सरल रेखा में हो। अर्थात ये है बच्चों मतलब कि अगर आपको कभी किसी प्रश्न में रचना करनी है, ध्यान से सुनिएगा, रचना करनी है तो आप A बिंदु से B बिंदु तक मिलाने वाली रेखा की रचना कर सकते हैं, लेकिन A, B और C से होकर जाने वाली रेखा की रचना आप कर पाएँ ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि A, B और C संरेख हो ही नहीं। तो अगर आपको रचना करनी है एक बिंदु से 2 बिंदु तक की किसी प्रश्न को हल करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रचना आप नहीं कर सकते कि एक सरल रेखा खींचिए जो बिंदु A, B और C से होकर जाए, क्योंकि ऐसी रेखा विद्यमान हो ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। 2 बिंदु तो हमेशा सरल रेखा में होते हैं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक सरल रेखा में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में? फिर देखिए, इस अभिधारणा 1 पर एक इम्पोर्टेंट अभिग्रहित है। अभिग्रहित 5.1 क्या है? देखिए, अभिग्रहित 5.1 को दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से
होकर एक अद्वितीय, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु फिक्स हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है कि आप इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली 4, 5 या 2 सरल रेखाएं नहीं खींच सकते। अगर आप एक रेखा खींचेंगे तो P और Q से होकर जाने वाली एक ही रेखा आपको मिलेगी। अगर मैं रेखा खींचूं P और Q से होकर जाने वाली, तो इस रेखा PQ के अलावा ऐसी दुनिया में और कोई रेखा नहीं होगी। इस रेखा PQ या L कह दीजिए, इस रेखा L के अलावा दुनिया में ऐसी कोई सरल रेखा नहीं होगी जो P से भी जाए और Q से भी जाए। हम चाहे कैसे भी प्रयास कर लें, किधर से भी खींच लें, देखो मैं P से कई सारी रेखाएं खींच रहा हूँ, बिंदु P से मैं कई सारी रेखाएं खींच रहा हूँ, लेकिन ये Q से नहीं जाएगी। अगर आप Q से खींचेंगे तो फिर वो P से नहीं जाएगी। P और Q दोनों से होकर जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सरल रेखा विद्यमान होती है। ये है अभिग्रहित 5.1, जो कि आधारित है अभिधारणा संख्या 1 पर। आप याद रखेंगे, दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सरल रेखा की रचना की जा सकती है। चलिए अब देखिए अभिधारणा संख्या 2, इसमें क्या कहा गया है, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये कोई शांत रेखा है, इसका नाम है PQ। तो आप इसको P से Q की ओर अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा समझ में आई क्या, कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को या रेखा खंड को आप अनंत रूप से, अनिश्चित रूप से किसी भी ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभिधारणा संख्या 2 याद रहेगी ना, किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को आप अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। अभिधारणा 3 देखिए, अब किसी को केंद्र मानकर, किसी बिंदु की बात हो रही है बच्चों, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप किसी भी एक बिंदु को केंद्र मान लें, सेंटर मान लें, और फिर इस सेंटर से किसी भी त्रिज्या r लेकर आप क्या कर सकते हैं, एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। कभी भी किसी भी बिंदु से अगर आपको वृत्त की रचना करने की आवश्यकता है किसी भी त्रिज्या की, तो आप ऐसा कर सकते हैं। किसी प्रश्न को हल करने के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों कि आपको उस बिंदु से एक वृत्त की रचना करनी है, तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी भी बिंदु से कोई भी त्रिज्या का वृत्त लेकर मैं किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल आप खींच सकते हैं, किसी बिंदु से किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा संख्या 3। फिर आगे अभिधारणा 4 देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने भी समकोण हैं सारे एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं कुछ समकोण बना देता हूँ, यहाँ पर समकोण बना देता हूँ। ये है एक समकोण, ये एक दूसरा समकोण, इस तरीके से बना देता हूँ। ये दूसरा समकोण है, ठीक है, और एक और समकोण बना लेते हैं इस तरीके से एक समकोण बना लेते हैं बच्चों। तो ये जो सारे समकोण हैं ना, ये सारे समकोण आपस में बराबर होंगे। हंसी आ रही होगी कि सर हमें ही पता है 90 डिग्री का ये है समकोण है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो सारे समकोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात ऐसे कोई भी कोण जिनकी माप समान है वो बराबर ही होंगे बच्चों। अभिधारणा 4 आपको याद करनी है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऑब्वियस है, ये तो हमें ही पता है कि सारे कोण क्या होंगे, अगर 90 डिग्री के हैं तो बराबर ही है ना। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन याद रखना क्यों ज़रूरी है, आपको पूछा जा सकता है कि यूक्लिड की चौथी अभिधारणा क्या है, तो आप बोल देंगे कि सारे समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे 2-3 समकोण बना के दिखा दीजिएगा बच्चों। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अभिधारणा संख्या 5।
सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है। कहा जाता है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को लिखिए। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से आप क्या समझते हैं? यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को आप और किस रूप में लिख सकते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न इस अभिधारणा पर बनते हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी सारा इसका कथन भी दिख रहा है अभिधारणा का, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाने वाला है। इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों में। देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। क्या बात कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि दो सीधी रेखाएं हैं। ये लो एक सीधी रेखा और ये दूसरी सीधी रेखा, दोनों सीधी रेखाएं हैं। इस एक सीधी रेखा को मैं कह देता हूं कि इसका नाम क्या है? इस सीधी रेखा का नाम है PQ और इसका नाम है RS। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? देखो, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि मैं एक सीधी रेखा इन दोनों रेखाओं पे गिरा हूं। देखिएगा बच्चों, कैसे गिराना है। गिराने का मतलब क्या है कि एक ऐसी रेखा आप खींचिए जो इन दोनों को काटे। तो ये जो AB है इन दोनों को काट रही है। ये रेखा AB इन दो सरल रेखाओं को काट रही है। कहाँ पर? एक बिंदु M और एक बिंदु N पर। तो फिर आगे देखिए, गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण एक ही ओर, अपने एक ही ओर मतलब जो रेखा गिर रही है उसके एक ही ओर दो अंतःकोण, अंदर वाले कोण। ये रेखा गिरी अंदर की ओर, ये कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। अच्छा, कोण 3 और कोण 4 भी क्या हैं? अंदर की ओर बन रहे हैं। लेकिन बात हो रही है अपने एक ही ओर, या तो कोण 1 और 2 की बात कर लीजिए या कोण 3 और 4 की बात कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर जो दो अंतःकोण बनाती है, उन दो अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम हो, उसी ओर ये दोनों रेखाएं अनंत रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेगी। अब देखिए, अगर कोण 1 प्लस कोण 2 का टोटल हम देखेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 का टोटल हम देखेंगे। अगर इसका टोटल 180 से कम है, दो समकोण बच्चों, इसका टोटल 180 दो समकोणों से कम है, तो फिर ये इधर की ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटेगी। और अगर इनका योग 180 दो समकोणों से कम है, दो समकोणों का मतलब हो गया दो 90 डिग्री के कोणों, यानी कि 180 डिग्री से कम है, तो फिर ये उस ओर काटेंगी। दो सरल रेखाओं पर अगर हम एक सीधी रेखा गिराएं, तो उस सीधी रेखा जो गिर रही है, यानी कि इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग जिस तरफ 180 डिग्री से कम होता है, उसी तरफ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कब? अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर। एक बार वापस से अभिधारणा संख्या 5 को समझिए कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ही ओर काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जिस ओर इन दोनों
कोणों का योग, जो अंतः दो, जो अंदर की ओर दो कोण बन रहे हैं, दो अंतः कोण जो बन रहे हैं, उनका योग 180 डिग्री से कम हो। इस तरीके के चित्र से आपको याद रह जाएगा, दो रेखाएं हैं, उन पर एक रेखा गिर रही है। ये जो गिर रही रेखा है इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण अंदर की तरफ, दोनों रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे, उन दोनों कोणों को हम अंतः कोण बोलेंगे। जिस तरफ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उसी तरफ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यही है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जिसको लिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभिधारणा की चर्चा बच्चों हम अगली कक्षा में भी करेंगे, लेकिन आज की कक्षा में जो भी हमने यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ी, यूक्लिड के जो विग्रहित पढ़े और जो अभिधारणाएं पढ़ी बच्चों, आपको समझ में आई या नहीं? अगर बच्चों कहीं दिक्कत है तो एक बार पुनः आप वीडियो देखिए, वापस से इन बातों को समझिए, लिखिए, दोहराइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों आप खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।